नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 462 और हमने एपिसोड नंबर 461 से श्रृंखला शुरू की है पूर्वांचल के एक जमाने में सबसे बड़े गैंगस्टर भूपिंदर त्यागी एलियस अवधेश त्यागी एलियस मोदी एलियस जैन की कहानी की। देखिए, जैसा हमने श्रृंखला की शुरुआत में बताया कि जब तक श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा रहा, पूर्वांचल में उतना डेयरिंग, उतना डेयर डेविल कोई भी गैंगस्टर नहीं था। कहां क्या कर देता, किसकी हत्या की सुपारी उसने नहीं ले रखी थी या नहीं ले सकता था। तो श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी के वक्त से ही जितने श्री प्रकाश शुक्ला के विरोधी थे, वे श्री प्रकाश शुक्ला का विकल्प तलाशने लगे थे। इनमें बिहार के भी कई बड़े बाहुबली, जिनमें ब्रज बिहारी प्रसाद और शहाबुद्दीन भी शामिल थे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की जीते जी उतना बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं हुआ। तो देखिए, जैसा हमने बताया कि जब श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया तो अंडरवर्ल्ड में बहुत तेजी से नाम उभरा भूपिंदर त्यागी का, एलियस अवधेश त्यागी का, एलियस मोदी का। और यह इतना बड़ा बन गया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने की सुपारी ले लिया। तो देखिए, यह भूपिंदर त्यागी बुलंदशहर का रहने वाला। हमने आपको यह भी बताया, फिर से इसलिए बता देते हैं कि कहानी आप ठीक से समझ सके, कि इसने 18 साल की उम्र में पहली हत्या की। अपने पिता की दुकान पर आए बदमाश को लोहे के स्केल से मार डाला, खोपड़ी फाड़ डाली, फिर भागता रहा। अंबाला में इसकी मुलाकात कुछ बदमाशों से हुई और वहां इसने एक जेलर की हत्या गला दबाकर कर दी। फिर इसने एक शुगर मिल के मालिक को मारा। इस हत्या में उसे 3 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। और जब उसने शुगर मिल के मालिक की हत्या की थी, तब उसके पास अपना पिस्टल भी नहीं था। लेकिन सुपारी में हत्या के बाद जब 3 लाख रुपए मिले तो इसने 2 चाइना के बने हुए पिस्टल खरीदे थे। इसके बाद तो वह गिरोह बनाने लगा। लेकिन देखिए, यह चालाक हो गया था। अंबाला, बुलंदशहर, इन शहरों में रहते हुए फरारी के दिनों में इसकी मुलाकात जिन छोटे मोटे अपराधियों से हुई, वह अपने नए गिरोह में इन सभी को शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि हम इन्हें शामिल करेंगे तो ये सभी हमारे सीनियर्स कहे जाएंगे, हमें तो जूनियर्स भर्ती करने हैं। तो इसने अपने परिवार के भटके हुए सदस्यों को अपने गिरोह का सदस्य बनाया और इसका फर्स्ट कजिन, जिसका नाम संजीव त्यागी एलियस संजय त्यागी, वह इस गिरोह का भूपिंदर त्यागी के बाद सबसे बड़ा शार्प शूटर बना। सुभाष पांडे भी आया, कई लोग और आए। तो इसने अपने गिरोह की बुनियाद रख दी और इसने एक हसरत पाली। इसने अंडरवर्ल्ड में कदम तो रख ही दिया था। इसका घर बुलंदशहर। तो इसे लगा कि हम दुनिया भर में अपराध करेंगे, इससे बहुत फायदा तो नहीं होगा, नाम होगा। मतलब यह कि जंगल में मोर नाचा किसने जाना, इसलिए हमें बुलंदशहर पर भी राज करना है। लेकिन समस्या थी। समस्या यह थी कि तब डीपी यादव बहुत बड़े राजनेता भी बन चुके थे। वे बुलंदशहर के स्वयंभू बेताज बादशाह माने जाते थे। उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता था। तो इसके मन में यह ख्वाब जग उठा कि आज न कल हमें डीपी यादव को चुनौती देनी है। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आगे कहानी में आप जानेंगे। तो यह अब अपना गिरोह बना चुका था। लेकिन इसी बीच देखिए, गिरोह बनाने और गिरफ्तारी के बीच इसकी मुलाकात बुलंदशहर में गोपालगंज के एक दुर्दांत अपराधी हरिराम चौधरी से हुई थी। हरिराम चौधरी
जो अपने को संत ज्ञानेश्वर, संत सदानंद, संत परमहंस का शिष्य मानता था, वह खूनी संत जिसने गोपालगंज के डीएम की हत्या की थी। और ये हरिराम चौधरी भी एक वीडियो की हत्या में शामिल थे, आज भी फरार है। तो मुलाकात दोनों की हो गई थी और अंडरवर्ल्ड की बातचीत कोड भाषा में शुरू हो गई थी। लेकिन यह संयोग रहा कि 1995 में 1995 में यह यूपी पुलिस द्वारा मतलब भूपिंदर त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर इसे मुजफ्फरनगर जेल में भेजा गया। हत्या के मुकदमे लिखे जा चुके थे, तो वहां यह रहने लगा। लेकिन जेल इसे काट रहा था, जेल से यह भागना चाहता था। तो इसने फिर से किसी न किसी रूप में हरिराम चौधरी गोपालगंज वाले से संपर्क साधा। हरिराम चौधरी से मदद मांगी कि तुम मुझे जेल से छुड़ाओ, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, तुम्हारे सारे दुश्मनों को निपटा देंगे, कोई नहीं बचेगा, हमसे ज्यादा डेयर डेविल गोलियां चलाने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। आगे हुआ भी ऐसा ही। तो आखिरकार 2 साल बाद 1997 में यह हरिराम चौधरी की मदद से जेल से मतलब आप कह सकते हैं जुडिशियल कस्टडी से, जेल के रास्ते से इसे रुड़की कोर्ट ले जाया गया था अदालत में पेशी के लिए। वापसी में मुजफ्फरनगर जेल लाया जा रहा था और यह रास्ते से भाग गया। जब भाग गया तो भाग ही गया। अब भागकर इसे जाना था, बहुत दूर जाना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लग चुकी थी, पंजाब की पुलिस भी तलाश रही थी। तो इसने अपना ठिकाना बनाया गोपालगंज। कुछ महीने तक तो यह अंडरग्राउंड रहा, बिल में छुपा रहा, हरिराम चौधरी की देखरेख में। देखिए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं नीरज कुमार। उन्होंने इस बात को साझा किया है, जानकारी साझा की है और कलमबंद भी किया है कि जब यह गोपालगंज पहुंच गया, बिल में छुपा हुआ था, तो हरिराम चौधरी ने तो समझ लिया था कि यह बहुत काम का लड़का है, यह अंडरवर्ल्ड में तूफान मचा सकता है, लेकिन इसे पर्याप्त हथियार चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो इसके पास सिर्फ 2 पिस्टल थे, इसने 9mm पिस्टल और AK-47 के दर्शन नहीं किए थे, मतलब अपने हाथों से नहीं छुआ था, चलाने की बात तो दूर थी। तो जैसा नीरज कुमार बताते हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, कि इसकी मुलाकात गोपालगंज के कुख्यात राय से हुई और यह कुख्यात राय, जिसके बारे में कहा जाता है कि कई प्रदेशों का अपराधी गोपालगंज में इसी कुख्यात राय के घर पर आकर ठहरा, फिर आगे बढ़ गया। तो जब गोपालगंज वाले कुख्यात राय ने इसे समझा, भूपिंदर त्यागी को, अवधेश त्यागी को, तो यह बात सामने आ गई कि यह मनबरू है और जो भी टास्क दिया जाए पूरा कर सकता है। तो अब इसे ले कहां जाया जाए, इसकी ट्रेनिंग कहां हो, यह किस गैंग में शामिल कराया जाए। तो देखिए, नीरज कुमार तो ये कहते हैं, देखिए आगे चलकर मैं पुलिस की विवेचना से, कई बातों से अपने को अलग रखूंगा, क्योंकि मेरी मान्यता यह है कि पुलिस की विवेचना हमेशा सही नहीं होती है। यह भी हम नहीं कहते कि मेरी विवेचना ही सही होती है, लेकिन मैंने भी इतना लंबा अरसा जिया है और अंडरवर्ल्ड को देखा है, और मैंने ऐसे भी कई पुलिस पदाधिकारियों को, कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को देखा है जो किसी मोस्ट वांटेड के पकड़े जाने पर उतने सारे केसेस में उसे लॉस करते थे, जेल भेजते थे, जिसमें बहुत सारे केसेस से उसका मतलब नहीं होता था, पर वह अधिक दिनों तक जेल में रहे, इसलिए उसे इन केसों में भी संलिप्त कर दिया जाता था। खैर, तो गोपालगंज वाला कुख्यात राय जो परिवार है, वह जैसा नीरज कुमार कहते हैं, इसे मोकामा गैंग के पास लेकर गया। मोकामा गैंग को विकल्प की तलाश थी। यह 1998 के आखिरी महीनों की बात है। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला मुठभेड़ में मारा जा चुका था, और जैसा हमने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला के गाजियाबाद में मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अंडरवर्ल्ड में तमाम गिरोह उसके जैसा कोई शूटर तलाश रहे थे। तो मोकामा गैंग में यह पहुंच गया। नीरज कुमार की जानकारी है, नीरज कुमार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जानकारी का हवाला देते हैं राजवीर सिंह
अपने जमाने के बहुत ही चर्चित डीसीपी और उनके साथ दूसरे मोहन चंद शर्मा की जानकारी का हवाला देते हैं। इसने मोकामा में ही अपने हाथों में 9mm पिस्टल AK-47 का दर्शन किया और गोलियां चलाने सीखी। कैसे फायर होता है, कैसे ब्रस्ट फायर होता है, तो वहां इसने ट्रेनिंग ली। लेकिन एक बात मोकामा गैंग ने बहुत तेजी से समझ लिया, यह किसी टास्क को पूरा तो कर सकता है लेकिन बहुत भरोसेमंद नहीं है। मतलब यह भटका हुआ मन है और यह रोज नए मंजिल को तलाशता है। तो नीरज कुमार की जानकारी कहती है कि इसने मोकामा गैंग के लिए बहुत सारे खून किए और खून करता ही रहा। लेकिन जैसा हमने कहा कि इसके मन में बेचैनी थी, यह बहुत तेजी से बहुत आगे जाना चाहता था। तो मोकामा गैंग के साथ यह नहीं रह पाया। लेकिन हमारी जानकारी, जैसा हमने कहा कि मेरी विवेचना कहती है कि भूपिंदर त्यागी की ट्रेनिंग या बहुत दिनों तक मोकामा प्रवास नहीं था, ठीक है ना। तो इसके बाद यह भूपिंदर त्यागी समझ गया, बिहार के अंडरवर्ल्ड को समझ चुका था, शहाबुद्दीन के जलवे को समझ चुका था। लेकिन इस दौरान इसने कई तरीके की वारदात, मतलब सुपारी लेकर हत्या, हत्या कहीं भी कर सकता था, बैंक डकैती, किडनैपिंग, इसने शुरुआत कर दी। और मतलब रुकता ही नहीं था। पैसे के लिए यह किसी को मार सकता था, एक के बदले, मतलब टारगेट पर एक हो, यह 10 को मार सकता था। तो आगे की जानकारी यह कहती है कि यह मोकामा से सिवान की ओर, इसमें भी गोपालगंज की भूमिका रही, यह शहाबुद्दीन के पास चला गया। शहाबुद्दीन को तलाश थी और शहाबुद्दीन के काम का भी था। लेकिन एक बात आपको हम बताएं कि शहाबुद्दीन के नेपाल में रिश्ते बहुत थे। लेकिन फिर भी मैं अपनी जानकारी से कहता हूं, जितना हमने समझा है, मैं इस बात को आज भी मानने को तैयार नहीं होता हूं कि शहाबुद्दीन किसी जाली नोट के कारोबार में शामिल हो सकते थे, किसी ऐसी वारदात में शामिल हो सकते थे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट हो। अपराधी पालना, हथियार का शौक रखना, अपने आगे किसी को नहीं मानना, जिद्दी का आसमान होना, यह सब शहाबुद्दीन की आदत थी, फितरत थी, यह बात तो सच है। और शहाबुद्दीन ने जैसा किया, उन्होंने वैसा पाया भी। शहाबुद्दीन ने कितने अपराध किए, इसकी लिस्ट तो आपको पता ही है, हमने बहुत लंबी सीरीज की है। खैर, तो ये शहाबुद्दीन के पास पहुंच गया, पर अब तक इसका बहुत नाम नहीं हुआ था। बैंक डकैतियां भी लगातार कर रहा था। देखिए, इसने अरेराज और बोकारो में बहुत बड़ी बड़ी बैंक डकैती की। और मुझे याद है कि भूपिंदर त्यागी का पता पहली बार तब चला जब साल 2000 में राजविंदर सिंह भट्टी, बिहार के बहुत ही चर्चित IPS प्राधिकारी, बोकारो के SP बनकर गए थे। तो वे एक बैंक डकैती, पुरानी बैंक डकैती के केस का उद्भेदन कर रहे थे। तभी बिहार ने जाना था कि कोई भूपिंदर त्यागी आया हुआ है। लेकिन इस बीच इसने और कई कांड कर दिए थे जिसमें इसका नाम नहीं आया था। बाद में मालूम हुआ कि यह भी उस कांड में शामिल था। जैसे देखिए कि जब यह शहाबुद्दीन की शरण में था, तो 28 अप्रैल 2000 को सिवान में एक बहुत बड़ी घटना घटी और मैंने उस घटना को काफी करीब से देखा था। सिवान के बहुत ही नामी वकील रघुवीर शरण वर्मा की हत्या उनके घर में घुसकर AK-47 से कर दी गई थी। गोलियों की बौछार हुई थी और जब रघुवीर शरण वर्मा को बचाने उनकी पत्नी मधु वर्मा आई थी, तो उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया था। तीसरे को भी गोली लगी थी। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि इस घटना को मैं करीब से जानता हूं, क्योंकि रघुवीर शरण वर्मा का ही वो आवास था जिसके करीब हमने तब दैनिक जागरण के लिए सिवान ब्यूरो कार्यालय खोला था। जब गोलियां चल रही थी तो सिवान के दैनिक जागरण के ब्यूरो कार्यालय में वो आवाज आ रही थी। मैं वहां नहीं था, मैं तो घटना की रिपोर्टिंग के लिए बाद में पहुंचा था। तो रघुवीर शरण वर्मा की हत्या शहाबुद्दीन ने कराई है, यह बात सभी जानते हैं।
और इस हत्याकांड में सिवान के सरकारी वकील और शहाबुद्दीन के करीबी रहे विपेंद्र वर्मा का भी नाम आया था। यह हत्या क्यों हुई थी, इस बात को भी समझिए। दरअसल मसला ऐसा था, 5 सितंबर 1998 को रघुवीर शरण वर्मा के एक और बेटे, जिसका नाम सुमित था, उसे भी गोलियों से भून दिया गया था। और बेटी की हत्या का मुकदमा रघुवीर शरण वर्मा लड़ रहे थे। वे हत्यारों के सामने नहीं झुके थे, गवाही से नहीं मुकर रहे थे, इसलिए उन्हें भी मार दिया गया था। तो इस कांड को अंजाम देने में भूपिंदर त्यागी का नाम आगे आया। देखिए, इस दौरान इसने और भी कई कांड किए, जैसे इसने विनोद बंसल की किडनैपिंग की, बहुत सारी किडनैपिंग की, हाजीपुर में भी किडनैपिंग की। इसने टुनटुन सिंह भी एक अपराधी था, बहका हुआ आदमी था, अपराध की दुनिया में संगत था। शिव प्रकाश शुक्ला के पुराने साथियों से इसका रिश्ता था, मोतिहारी का रहने वाला। उसे इसने नेपाल के बीरगंज में मार दिया था। और यह भी सच है कि जब यह शहाबुद्दीन के पास था तो इसका नेपाल आना जाना प्रारंभ हो गया था। लेकिन जैसा हमने कहा कि इसके मन में बेचैनी बहुत थी। इसके मन में एक घर नहीं था, बार बार घर बदलता था। कहा तो यह भी जाने लगा था कि जब यह मोकामा से चला था तो वहां से भी इसने कई हथियार उठा लिए थे। और अब शहाबुद्दीन के लिए 1 2 4 काम करने के बाद वह यहां भी गच्चा दे गया। देखिए, पुलिस की विवेचना आगे कहेगी, और जब हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश करेंगे तो साल 2001 की बात है, जिसमें भूपिंदर त्यागी का नाम आएगा। उसमें शहाबुद्दीन के बारे में दूसरी कहानी आएगी, लेकिन वह पुलिस की विवेचना है। और उसका फलाफल क्या रहा यह भी आपको हम बताएंगे। तो यह नेपाल जाकर वैसे लोगों से भी मिलता रहा जो सीधे आईएसआई वाले थे। देखिए, नेपाल में मिर्जा दिलशाद बेग के मारे जाने के बाद सलीम अंसारी के जिम्मे, जो स्वयं एक पूर्व मंत्री था, उसके पास भारत विरोधी आईएसआई का नेटवर्क था। वह भारत में हिंसा कराने को गुंडे पालता था, हथियार देता था। तो कहने वाले कहते हैं, सही जानकारी भी है, कि यह सलीम अंसारी के संपर्क में भी आ गया। लेकिन इतना ही नहीं, देखिए, जब यह शहाबुद्दीन को गच्चा दिया, वहां से भी हथियार लेकर भागा। शहाबुद्दीन इसे तलाशने लगे, और सिर्फ तलाशा ही नहीं गया। देखिए, हरेंद्र राय नाम का एक व्यक्ति था जो उन दिनों बिहार में भूपिंदर त्यागी एलियस अवधेश त्यागी का सबसे करीबी था। मतलब चाहे वह मोकामा गैंग के पास रहा, चाहे वह गोपालगंज की कुख्यात राय के पास रहा, या फिर शहाबुद्दीन के पास गया, यदि सबसे करीब का कोई शागिर्द था तो हरेंद्र राय था। तो इसने जब शहाबुद्दीन को गच्चा दिया तो शहाबुद्दीन ने हरेंद्र राय की तलाश शुरू कराई। हरेंद्र राय तो मिला नहीं, जिंदा मिल नहीं रहा था। लेकिन भागता कब तक? शहाबुद्दीन के पास ताकत कोई कम तो थी नहीं। आखिर में हरेंद्र राय को पटना में तलाश लिया गया, क्योंकि भूपिंदर त्यागी मिल नहीं रहा था। और हरेंद्र राय को तलाशने के बाद भूपिंदर त्यागी के सबसे खास गुर्गे को पटना का सबसे शातिर अपराधी सुल्तान मियां, जो बाद में शहाबुद्दीन का चेला बन गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बिहार का ओसामा बिन लादेन है, उसने हरेंद्र राय को पटना में चिड़ियाखाना के पास गोलियों से भून दिया। तो इसके बाद तो शहाबुद्दीन से इस भूपिंदर त्यागी की दुश्मनी और भी बढ़ गई। भूपिंदर त्यागी कहने लगा कि अब शहाबुद्दीन के साथ मेरा आमना सामना होगा, लेकिन जो आमना सामना होगा वह टेस्ट मैच की तरह नहीं होगा। तो टेस्ट मैच की तरह नहीं होगा तो कैसे होगा? तो यह कहा करता था कि लिमिटेड ओवर्स में हो जाएगा, वनडे की पारी में हो जाएगा। तो अब यह देखिए, कई दुश्मनों को टारगेट किया। अब इसके दुश्मन नंबर 1 शहाबुद्दीन हो गए। अब इसके दुश्मन नंबर 2 राजन तिवारी भी था। कहा जाता है कि पीएमसीएच में कोशिश की गई हिट करने की। और उधर बड़ा सपना था बुलंदशहर में डीपी यादव से सत्ता कब्जाने का। सभी बड़े टास्क थे।
तो हथियार इसके पास कुछ आ गए थे, नेपाल कनेक्शन भी हो गया था। इस बीच इसकी आदत तो थी कि हम सुपारी किलिंग कहीं से कहीं कर सकते हैं। यह समस्तीपुर पहुंच गया। समस्तीपुर में यह गणेश बाबा गैंग के पास, कुंदन राय के पास पहुंचा, कुंदन सिंह के पास पहुंचा और फिर रोसड़ा नरसंहार को इसने अंजाम दिया। तारीख थी 16 जनवरी 2001। 16 जनवरी 2001 को देखिए, इसे टास्क तो दिया गया था सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या करने की। वह व्यक्ति थे मुरारी प्रसाद सिंह, जो रामविलास पासवान के बेहद करीबी थे, लोजपा पार्टी के नेता थे, लेकिन दूध के धुले नहीं थे। उन्होंने भी कई तरीके का जुर्म किया था। तो मारना सिर्फ मुरारी प्रसाद सिंह को था, लेकिन जैसा हमने कहा कि यह मर्डर मशीन था, तो मुरारी प्रसाद सिंह को मारने के लिए इसने अकेला मौका तलाशने की जगह वहां वार किया जहां मुरारी प्रसाद सिंह कई लोगों के साथ बैठे थे। और इसने न सिर्फ मुरारी प्रसाद सिंह को मारा, मुरारी प्रसाद सिंह के दफ्तर में घुसकर उन्होंने एक रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति बनाया था 1998 में। उसी दफ्तर में शाम को घुसकर इतनी गोलियां बरसाई, मुरारी प्रसाद सिंह तो टेबल के नीचे छुप गए थे, टेबल हटाकर इसने गोलियां बरसाई। और जब मुरारी प्रसाद सिंह का शरीर मिला था, मृत शरीर, तो उसके भीतर AK-47 की 30 गोलियां थी। साथ में हरिशंकर सिंह, बबलू नायक, कुलदीप शाह, ये भी मारे गए थे। कुल 7 लोग मारे गए थे। वापसी के रास्ते में जहां लोग मिल रहे थे, यह गोलियां चलाते जा रहा था। तो इस तरीके से इसका जो कारनामा था, जिस तरीके से डेयर डेविल था, वह बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब इसने दुश्मन पाल रखे थे, तो दुश्मन भी सक्रिय हो गए थे। जैसा हमने बताया कि शहाबुद्दीन ने बिहार में इसके सबसे खास शागिर्द को, जो राजदार था हरेंद्र राय को, पटना में मरवा दिया सुल्तान मियां के हाथों। तो उधर मेरठ में भी कुछ हो गया। मेरठ में क्या हुआ, फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अस्थिर करने की इसने कौन सी साजिश रची, इसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने क्या खुलासा किया, शहाबुद्दीन का नाम कैसे आया, फिर शहाबुद्दीन के साथ वो कौन सा हादसा हुआ जो इंडियन एयरलाइंस के भीतर हुआ था, यह सब आपको बताएंगे आगे के एपिसोड में। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारी YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिख कर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।